तो भारत का जो अगला केंद्रीय बजट आने वाला है वो सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होने वाले हैं। नहीं, इसे समझिए एक ऊंचे दांव वाला रणनीति खेल जो आर्थिक अनिश्चितता के दौर में खेला जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ये बजट इतना जरूरी क्यों है और भारत के भविष्य के लिए असल में दांव पर क्या लगा है। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 19 अरब डॉलर, और वो भी माइनस में। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो विदेशी निवेशकों ने पता है कब, सिर्फ 2025 में भारतीय बाजार से बाहर निकाल ली। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये निवेशकों के भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एक ऐसे बजट के लिए माहौल तैयार कर रहा है जहां दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, उन 19 अरब डॉलर में से 4 अरब डॉलर तो सिर्फ पिछले एक महीने में निकाले गए हैं। ये जो रफ्तार है ना, ये दिखाती है कि निवेशक अब सिर्फ सावधान नहीं है बल्कि वो बेचैन हो रहे हैं और बेसब्री से आने वाले बजट में सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तनाव भरे माहौल को देखते हुए ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली हर साल आने वाला बजट नहीं है। अर्थव्यवस्था पर कई तरफ से जबरदस्त दबाव है जो सरकार के हर फैसले को, अब यकीन मानिए, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। और ये दबाव अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। एक तरफ देखिए तो रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जिससे हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है और महंगाई का डर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक बहुत जरूरी ट्रेड डील पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन सब वजहों से बाजार अब सरकार से एक मजबूत और साफ संकेत चाहता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं वित्त मंत्री के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती पर। इसे आप सचमुच एक रस्सी पर चलने जैसा समझ सकते हैं, एक ऐसी राजकोषीय रस्सी जहां संतुलन बनाए रखने के लिए हर कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर उठाना होगा। जरा सा भी चूकें तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, ये एक तराजू जैसा है। एक पल्ले पर है खर्च करने की जरूरत, सरकार को अर्थव्यवस्था को भारी झटकों से बचाना है, जरूरी सेक्टर्स में ग्रोथ को रफ्तार देनी है। और दूसरे पल्ले पर क्या है, राजकोषीय जिम्मेदारी का जबरदस्त दबाव। अगर ज्यादा खर्च किया तो महंगाई का खतरा है और निवेशक भी डर सकते हैं। यह वाकई में एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और जब हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, राजकोषीय विवेक, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में ये सरकार के लिए एक जिम्मेदार घर चलाने जैसा है। मतलब अपनी चादर देखकर पैर पसारना, ज्यादा कर्ज लेने से बचना ताकि देश की आर्थिक नींव लंबे समय तक मजबूत बनी रहे। तो सवाल यह है कि इस रस्सी पर चला कैसे जाए। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार हर जगह पैसा लुटाने के बजाय कुछ रणनीतिक दांव खेलेगी। मतलब अपना ध्यान और पैसा उन चुनिंदा सेक्टर्स में लगाएगी जो लंबे समय में देश को सबसे ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो ये पैसा जाएगा कहां? बोफा सिक्योरिटीज जैसे बड़े एनालिस्ट्स का मानना है कि 3 खास क्षेत्रों पर बड़ा निवेश यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की उम्मीद है: डिफेंस, रेलवे और शिप बिल्डिंग। इसे आप देश के बुनियादी ढांचे और उसकी ताकत में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में भी एक बहुत बड़ा लंबी अवधि का दांव लगाया जा रहा है। जैसा कि बोनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी कहते हैं, एनटीपीसी जैसी कंपनियां इस पहल के सेंटर में है, जिनका लक्ष्य 2047 तक भारत की परमाणु क्षमता को कई गुना बढ़ाना है। ये देश के एनर्जी फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा दांव है। पर रुकिए, ये रणनीतिक दांव सिर्फ ट्रेन, डिफेंस और जहाजों तक ही सीमित नहीं है। एक डिजिटल क्रांति भी तो हो रही है, जिसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और यहीं से एक बहुत बड़ा मौका सामने आता है, डेटा सेंटर्स का। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज के दिन पूरी दुनिया में जितना भी डेटा जनरेट होता है, उसका अविश्वसनीय 20% हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता है। हर ऑनलाइन सर्च, हर वीडियो स्ट्रीम, हर डिजिटल पेमेंट, सब मिलकर इस विशाल डेटा के समंदर को और बड़ा कर रहे हैं। लेकिन असली दिलचस्प बात अब सामने आती है, क्योंकि हम डेटा तो दुनिया का 20% पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसे स्टोर और प्रोसेस करने की जो हमारी क्षमता है वो सिर्फ 3% है। सोच कर देखिए, आप दुनिया का 20% सामान बना रहे हैं, लेकिन आपके पास उसे रखने के लिए सिर्फ 3% गोदाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यही भारी अंतर वो वजह है जिससे भारत में डेटा सेंटर का सेक्टर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। और इस गैप को भरने के लिए Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, जिन्हें हाइपर स्केलर्स भी कहते हैं, पहले ही $67 अरब से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुकी हैं।
ये कंपनियां भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं, जो इस मौके के विशाल पैमाने को दिखाता है। अच्छा, तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का शेयर बाजार के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इसे और जमीनी स्तर पर समझते हैं और उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में एनालिस्ट्स का मानना है कि वे या तो इन ट्रेंड से फायदा उठा सकती हैं या फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स कुछ खास थीम्स पर दांव लगा रहे हैं। पहली थीम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, जिससे HUL जैसी कंज्यूमर कंपनियों को फायदा मिल सकता है। दूसरी, इंडस्ट्रियल रिकवरी, जिसमें SBI जैसे बैंक्स को एक अच्छा प्रॉक्सी माना जाता है। और जाहिर है L&T और सीमेंस जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, जिन्हें सरकारी खर्च से सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिनके लिए बजट में शायद कुछ चुनौतियां छिपी हों। मिसाल के तौर पर, अगर सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो ज्वेलरी कंपनियों के लिए ये चिंता की बात होगी। इसी तरह नई टैक्स व्यवस्था में कोई भी बड़ा बदलाव जीवन बीमा और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर असर डाल सकता है। तो कुल मिलाकर सारी बात एक ही चीज पर आकर टिक जाती है, स्थिरता। इस बार निवेशक बजट में कोई शॉर्ट टर्म तोहफे नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक ठोस लंबी अवधि की योजना, एक साफ रोड मैप की तलाश में है। बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार वैश्विक अनिश्चितता के इस तूफान से भारत के विकास को बचाने के लिए एक साफ रास्ता दिखा पाएगी? तो सारे मोहरे बिछ चुके हैं और दांव वाकई बहुत ऊंचा है। सवाल बस इतना सा है, क्या ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो ढाल बनेगा जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत है, या फिर ये उसकी कमजोरियों को और ज्यादा उजागर कर देगा? इसका जो भी जवाब होगा वो आने वाले कई सालों के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करेगा।